आइए देखते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। राजधानी देहरादून के कोतवाली सहसपुर क्षेत्र स्थित बैरागी वाला गांव में देर शाम को समुदाय विशेष के 12 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों ने मारपीट कर धारदार हथियारों से हत्या कर दी है, जिसके बाद फैले उपद्रव में लोगों ने हत्यारोपियों के घर को आग के हवाले किया है, साथ ही उसके घर पर तोड़फोड़ भी की है। वहीं तत्काल पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति को संभालते हुए भारी पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है। हालांकि मौके पर लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसको देखते हुए तत्काल यहां पर गिरफ्तारियों के आदेश भी जारी किए गए, जिसका नतीजा रहा कि पुलिस ने नामजद 4 हत्यारोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन शासन के संज्ञान में भी पूरा मामला आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही और जिहादी काम यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसका नतीजा रहा कि हत्यारोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया है। वहीं पुलिस सभी से अपील कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उपद्रव के बीच पुलिस पर भी पथराव करने की सूचना सामने आई है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच में निकलकर सामने आया है कि मारपीट करने वाले और जिस युवक की मृत्यु हुई है उनके बीच सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हुआ था, और जिसके चलते ही समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घुसकर युवक और उसके भाइयों के साथ मारपीट की, जिसके साथ यहाँ पर तमाम तरह की घटना को अंजाम दिया गया और युवक की हत्या कर दी गई। ऐसे में पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। एनएच को भी जाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को काबू करने का काम किया है। वहीं मौके पर डटे भाजपा के विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस से स्पष्ट तौर पर मांग की गई है कि हत्यारोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जाए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट के उड़ान भरने का अब इंतजार हुआ ख़त्म। पहली उड़ान जो है कल भरी जाएगी। ये उड़ान जो है इंडिगो की कमर्शियल फ़्लाइट है जो लखनऊ से टेक ऑफ कर जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी और जेवर एयरपोर्ट से एक उड़ान जो है बेंगलुरु के लिए भी रवाना होगी। इस एयरपोर्ट की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये करीब जो है 3300 एकड़ में एयरपोर्ट बना हुआ है। इस एयरपोर्ट की बात करूँ देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में भी ये एयरपोर्ट शामिल है। इस एयरपोर्ट की बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो एविएशन का सबसे बड़ा वैश्विक कदम भी बताया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था ये उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश, व्यापार और पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र और ऐतिहासिक एयरपोर्ट भी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था। बीते 2 दिन पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 100 के करीब जो है बसों का भी हरी झंडी दिखाई थी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक चलेंगी और एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक जो है बसें चलाई भी गई हैं। इस एयरपोर्ट की बात करूँ तो इस एयरपोर्ट के आसपास के लोगों को भी व्यापार और रोजगार मिलने की भी संभावना है। और बात करूं उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो पर्यटक हैं उनको अब दिल्ली एयरपोर्ट से नज़दीक जेवर एयरपोर्ट पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। श्री राम मंदिर के दान घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच बैठा दी है। एसआईटी जांच के रडार पर होंगे श्री राम मंदिर के कर्मचारी जिन्होंने पैसे का हेरफेर किया। सूत्रों के माने तो लगभग 8 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। सूत्रों के माने तो पुलिस ने लगभग 3 करोड़ रुपए बरामदगी किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 5 कर्मचारी पुलिस कस्टडी में हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसआईटी टीम जल्द अयोध्या पहुंचकर पूछताछ शुरू करेगी। सबसे पहले उन कर्मचारियों से पूछताछ होगी जो काउंटिंग में लगाए गए थे। जब नोटों की गिनती होती थी तब उस पर बाउचर पर ट्रस्ट के सदस्य का सिग्नेचर होता था। आगे सिग्नेचर किसका था ये भी पता किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि अयोध्या के जो पूर्व सांसद हैं विनय कटियार ने भी आरोप लगाया है और इसके लिए बकायदा डीआईजी और एसपी को एक पत्र और एक तहरीर देने की बात कही है कि उन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा घोटाला किया है, ऐसी गड़बड़ी की है, ये आरोप लगाया उन्होंने। आपको बता दें कि रुदौली के सिरागंज के लौकुश मिश्रा के घर से लगभग 12 लाख रुपए बरामद की सूचना भी है। बताया जा रहा है कि पैसे गोबर में छुपाए गए थे। फिलहाल उनकी दादी ने पूरे घटना से इंकार किया है। सभी की एसआईटी
की जांच पर निगाह टिकी हुई है। प्रारंभिक जांच जो है 1 हफ्ते की होती है, वह अंतिम रिपोर्ट जो है 15 दिन में सौंपी जाएगी। जिस तरह से अयोध्या का राम मंदिर सुर्खियों में है और पूरी तरह से अगर बात की जाए एसआईटी टीम पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू हो चुकी है। पिछले 100 दिनों से ज़्यादा हो चुके अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जो है वो जारी है। पिछले दिनों जो है इसका शिकार भारतीय नाविक बने, क्योंकि बात करें तो इस पूरे मामले पर पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हुई, उसके बाद भारतीय नाविकों को शिकार बनाया गया, क्योंकि ओमान के चिनाब पोर्ट के पास MT जलबीर नामक जहाज पर जो है अमेरिका द्वारा हमला किया गया, जिसमें जो है लगभग 24 भारतीय नाविक सवार थे, जिसमें से 21 भारतीय नाविक को बचा लिया गया, जिसमें 3 भारतीय नाविक की इसमें जान चली गई। क्योंकि बात करें तो पिछले 100 दिनों से ज़्यादा ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है वो जारी है। इस पूरे मामले को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्री द्वारा जो साफ तौर पर अमेरिका के विदेश मंत्री से इस विषय को लेकर चर्चा किया गया कि आखिरकार भारतीय नाविक पर क्यों इस प्रकार से हमला किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर बात करें तो इस पूरे जंग में जो है अमेरिका द्वारा तीसरी भारतीय नाविकों पर जो है हमला किया गया। इसके पहले भी 2 जहाज़ों पर अमेरिका द्वारा हमला कर चुके थे, जिसमें से साफ तौर पर अमेरिका ने उन दोनों जहाज़ों पर हमला करने को लेकर हामी भर चुकी थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से ओमान के एक तट पर MT जलबीर नामक जहाज़ पर हमला हुआ, उसमें लगभग 24 नाविक सवार थे जो भारतीय नाविक थे। उसमें से 3 भारतीय नाविक की जान चली गई, लेकिन उसमें से 21 भारतीय नाविक को पूरी तरीके से बचा लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए भारत सरकार द्वारा और भारत विदेश मंत्रालय द्वारा जो है अमेरिका के साथ इस पूरे मामले को लेकर बातचीत किया जा रहा है कि ऐसी हमले में भारतीय नाविक को टारगेट क्यों कर रहे हैं। आगरा के थाना कोतवाली दवा बाजार में करीब 72 घंटे तक ड्रग विभाग की छापेमारी चली। इस छापेमारी में करीब 28 ड्रग इंस्पेक्टर शामिल रहे अलग अलग जिलों के। वही इस छापेमारी का नेतृत्व खुद ड्रग आयुक्त तो डॉक्टर रोशन जैकब ने किया। जब ये छापेमारी खत्म हुई तो ये दावा किया गया कि छापेमारी की दहशत के कारण 2 दवा व्यापारियों की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर जब ड्रग विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो जो ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर है अतुल उपाध्याय, उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि एक दवा व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि दूसरे दवा व्यापारी की नींद की अत्यधिक गोलियां खाने से मौत हुई है। वहीं आगरा केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा, उनकी तरफ से भी दावा किया गया कि कहीं ना कहीं कुछ व्यापारियों द्वारा इस अफवाह को बाजार में फैलाया गया है कि ताकि जो छापेमारी चल रही है वो रुक जाए और जो नकली नशीली दवाओं का सैंपल दवाओं का जो कारोबार करते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से लाभ मिल सके। इसीलिए इन दोनों कारोबारियों की मौत को इस छापेमारी से जोड़कर अफवाह फैलाई गई। फिलहाल इस पूरी अफवाह का जो ड्रग विभाग है उन्होंने पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। जो दोनों दवा व्यापारियों की मौत हुई थी उनका अलग अलग संबंध था, इस छापेमारी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा ड्रग विभाग के अधिकारियों द्वारा कहना है। वहीं जो छापेमारी चली थी वो 72 घंटे से चल रही थी थाना कोतवाली क्षेत्र में, वो अब खत्म हो गई है। वहीं न्यू आगरा थाना क्षेत्र में भी एक दवा व्यापारी के घर पर छापा मारा गया था, वहां से भी लाखों रुपए की दवाएं सीज की गई थी, सैंपल दवाएं थी वहां जो मौके पर मिली थी। इसके अलावा उसके प्रतिष्ठान के अलावा उसके जो फर्म है वहां भी छापेमारी की गई थी। इसके साथ ही थाना कोतवाली बाजार में 2 दवा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की गई थी। उनकी फर्म पर छापेमारी के कर विभाग ने करीब लाखों रुपए की वहां से सैंपल की दवाएं वो भी सीज की थी। इसके साथ ही 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं ड्रग विभाग द्वारा। एक थाना न्यू आगरा मुकदमा दर्ज किया गया है, 2 कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब ड्रग विभाग द्वारा एक अलग से विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसके साथ ही ड्रग विभाग ने एक अलग से टीम बनाई है ताकि इस पूरे सिंडिकेट की चेन को खंगाला जाए। इस पूरे जो सरकारी दवाओं का जो खरीद फरोख्त करते हैं, नॉट फॉर सेल की दवाओं को किस तरीके से सरकारी अस्पतालों से लाकर यहाँ आगरा में स्टॉक किया जाता है और कौन कौन लोग इस पूरे कारोबार में शामिल हैं, किस तरीके से उनको नॉट फॉर सेल के होलोग्राम हटाकर कहां कहां किस जिलों में या सिर्फ आगरा के आसपास जिले या आगरा से बाहर किसी अन्य राज्यों में भेजा जाता है। इस पूरे मामले की जांच अब ड्रग विभाग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते और समाज